इंडिया में 3 चीजें बहुत कॉमन हैं, ट्रैफिक, चाय और तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो कहता मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। दिल्ली में 4 युवकों का एनकाउंटर हुआ, लेकिन गोली मारी गई। फोन दिखा अपना, व्हाट्सएप चेक करा, मुझे मेरे देखने हैं, इनसे तेरी चैट हुई है। अरविंद केजरीवाल जी अपना फोन कितने महीनों और कितने दिनों तक नहीं दे पाए। सर, ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, इसमें थोड़ा क्लैरिटी देंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से प्रोटेक्शंस हैं दिए हैं हम सिटीजन्स को? किस टाइप के केस हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं? इस देश में आतंकवादियों के भी केस हुए। आतंकवादियों का कोई केस लड़ना नहीं चाहता, तो आतंकवादी तो कभी ब्लास्ट करते हैं तो कोई धर्म, जाति, मजहब कुछ नहीं देखते कि आजकल वो डिजिटल अरेस्ट भी बहुत चल रहा है। और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट 1 लाख तो बच जाओगे। देश का चौथा स्तंभ था, है और रहेगा। मैंने बिहार के मनीष कश्यप का केस लड़ा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए महाराज जी, आपका एक शिष्य बैठा है। परम पूज्य आशाराम बापू जी का 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे डेरा सच्चा सौदा का केस हुआ। जी सर। डेरा सच्चा सौदा ने क्या क्या अच्छा किया लोगों ने भुला दिया। कमरा पूरा नोटों से भरा, कुछ चले नोट, कुछ चले नोट। मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। उसका भरोसा, उसका विश्वास टूटता है। इंदौर से कोई युवक चले हनीमून मनाने के लिए और उसको शिलांग में मार दिया जाए। लंदन से कोई पति बुलाया जाए मेरठ में बर्थडे मनाने के लिए और उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट कर नीले ड्रम में बंद करके सीमेंट डाल के बंद कर दिया जाए। इसे सांप ने नहीं, इसे आपके घर की नागिन ने। पुलिस एफआईआर लिखने से अगर मना कर दे तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए? पाकिस्तान जब पहलगाम घटना करता है तो हम 23 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर करके उसका जवाब भी देना जानते हैं। नमस्कार इंडिया, वेलकम टू एक्सपर्ट्स विचार। इंडिया में 3 चीजें बहुत कॉमन हैं, ट्रैफिक, चाय और तारीख पे तारीख। सच तो ये है कि 80 to 85% इंडियंस को अपने लीगल राइट्स के बारे में नहीं पता। क्या करे, कभी एफआईआर कराना हो या कभी पुलिस एनकाउंटर हो जाए या कोई फैमिली में अरेस्ट हो जाए। इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने डिफेंड किए हैं काफी हाई प्रोफाइल केसेस, सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किए हैं लैंडमार्क जजमेंट्स। We are honored to have one of India's top criminal lawyer, Advocate AP Singh. नमस्कार सर, कैसे हैं आप? Thank you so much सर, आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत It's an honor to have you on my podcast. सर, आपकी जो जर्नी है काफी इंस्पायरिंग रही एंड स्टेप बाय स्टेप आपने जो प्रैक्टिस बिल्ड करी है, सुप्रीम कोर्ट में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका ये सफर कैसा रहा, थोड़ा सा प्लीज बताइए। सफर अच्छा है जी। कठिनाई भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन हार्ड वर्क एंड अनसक्सेस नेवर गो टुगेदर। अगर आप कठिन मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत और असफलता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जहां कठिन मेहनत होगी वहां असफलता नहीं होगी, और जहां असफलता होगी वहां कठिन मेहनत नहीं रही होगी। ऐसा मुझे लगा अपने जीवन में, और उसी आधार पर आगे चलता रहा, और यही जीवन की सच्चाई भी है। चलते रहना चाहिए। वेरी वेल सर। एंड सर, जैसे कि लीगल राइट्स की एक क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, आप बताइए प्लीज। देखिए, लीगल राइट्स एक बड़ा दायरा है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, वीमेन राइट्स की बात करें, मेंस राइट्स की बात करें, सीनियर सिटीजन्स के राइट की बात करें, ओल्ड एजेड जो पर्सन और है मोस्ट सीनियर सिटीजन, उनके राइट की बात करें, आम व्यक्ति के बात करें, मतदाता के राइट की बात करें, पॉलिटिशियन के राइट की बात करें, व्यापारी के राइट की बात करें, छात्रों के छात्राओं के राइट की बात करें, कामगार मजदूरों की बात करें, तो बड़ा दायरा है। लेकिन फिर भी कानून जो हमारा है, हमारी सरकार ने बीएनएस के तहत और बीएनएसएस के तहत जो कानून अंग्रेजों के बाद बनाया, वो काफी सरल है,
सरस है, सहज है, उपयोगी है। पहले कई केसों में नॉर्मली जेल हो जाती थी, बेल होने का प्रोसेस पूरा करना पड़ता था, लेकिन अब नए कानून में ऐसा नहीं है। पहले झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते थे, अब पुलिस को वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, कहां से अरेस्ट किया दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, बरामदगी हुई है तो उसको भी शो ऑफ करना पड़ता है, रिकॉर्ड में लाना पड़ता है। पहले की चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन बनती थी तो यह कहा जाता था मौके पे ही गिरफ्तार किया है, मौके पे। तो अब वर्दीधारी सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और एसी रैंक का अधिकारी एनडीपीएस का किसी को पकड़ रहा है तो उससे पूछते थे कहां पे बैठ के लिखा है, वो कहता सड़क पे ही बैठ के लिखा, क्योंकि उस जगह कोई बैठने की टेबल नहीं, ऑफिस नहीं, कोई कुछ नहीं, गाड़ी में बैठ के लिख नहीं सकते। तो इतनी दिखावे की कठिनाई थी, शो ऑफ करना पड़ता था, जबकि सच्चाई नहीं होती थी, सारी लिखत पढ़त थाने में ही होती थी, ये सच्चाई है। लेकिन कानून इस तरह का बना हुआ था कि वहीं से दिखानी है। अब वो चीजें वीडियोग्राफी कर लो, वीडियो रिकॉर्डिंग लगा दो, पेन ड्राइव लगा दो, वो चीजें हुई। सम्मन अब व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, व्हाट्सएप से सम्मनिंग हो जाती है, रिप्लाई आ जाता है, काउंटर एफिडेविट आ जाता है, मेल पे भी सर्विस मानी जाती है, मेल पे सर्विस। इस तरह से ये सरल बनाया गया कानून, सहज बनाया गया कानून। वही होता है जो सदुपयोगी तो हो ही, जनउपयोगी तो हो ही, लेकिन एक आम भाषा में व्यक्ति समझ सके। हमारे देश का एक छोटे से छोटा व्यक्ति जब लड़ाई होती तो वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। हिंदी में बोलता है, हिंदी कम बोलते हैं जब लड़ाई होती है तो इंग्लिश लोग ज्यादा बोलते हैं, तो कहता है मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। कोर्ट के प्रति एक भाव है, कोर्ट के प्रति एक सम्मान है, कोर्ट के प्रति एक आदर है, कोर्ट के प्रति एक विश्वास है, कोर्ट के प्रति एक भरोसा है। उस भरोसे पे ही दुनिया टिकी है। भरोसा और विश्वास बहुत आवश्यक है। बहुत आपने सही वे में इस चीज को एक्सप्लेन किया। जहां हमारे आज के पॉडकास्ट पे देखिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 80-85 इंडियंस आज ये नहीं जानते। हम लोग अगर एक रिस्पेक्टिव लीगल राइट्स इस मैटर में बात करें कि पुलिस से एनकाउंटर हो तो तब क्या करना चाहिए, कोई अरेस्ट हो जाए, किसी ने एफआईआर फाइल करनी है, तो हमारा डिस्कशन आज इसके और चलेगा। तो हम इस चीज को लेकर शुरुआत करते हैं सर। तो जैसे हाँ जी, जैसे पुलिस का एनकाउंटर हो जाता है, क्या कोई बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस? देखिए, बिना वारंट के अरेस्ट, वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, पूछताछ कर सकते हैं, अरेस्ट नहीं कर सकते। एनकाउंटर अभी पिछले अक्टूबर में जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो दिल्ली में 4 युवकों का एनकाउंटर हुआ, शायद 10 अक्टूबर थी। कुछ मुलजिमों में उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड था, पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन एक एक्यूज बना दिया जो गया, जो बिना फालतू, वो कोई एक्यूज नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं था, बिजली की दुकान चलाता था, अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, नई नई शादी हुई थी, 1.5-2 साल का उसका बच्चा, नवविवाहिता पत्नी, बिहार का रहने वाला था, दिल्ली में आया, जिसका नाम मनीष पाठक, ब्राह्मण परिवार से था। परिवार बहुत सीधा साधा, सरज, सहज, सुलभ। उन 2 मुलजिमों के साथ, 3 मुलजिमों के साथ उसका भी एनकाउंटर कर दिया। सीधे गोली सीने पे मारी गई। रोहिणी के क्षेत्र में हुआ था। ये बर्बरता थी और मानवता को चीर चीर कर देने वाली चीज थी। उसकी पत्नी सही से खड़ी नहीं हो पाई शादी के बाद, उस बच्चे को वो ढंग से निहार नहीं पाया। अपने इकलौते माता पिता का इकलौता बेटा दिल्ली में कमाने आया, नौकरी के लिए आया, रोजी रोजगार के लिए आया, अपने परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्थाओं के लिए आया, लेकिन उसे मार दिया गया, एनकाउंटर का नाम दिया। हमने
उसकी याचिका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में लगाई। हो रहा है प्रोसेस। नेशनल ह्यूमन राइट्स की भी कमीशन की बात कहें, ये सच्चाई है। नॉर्मल आप कंप्लेंट देते हैं तो उसकी रिसीविंग और नंबर तो दे देते हैं कम से कम। अगर पुलिस एनकाउंटर की है, अगर उसमें है कि पुलिस ने बर्बरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक एक इनोसेंट, निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति की अगर हत्या की है, आप उसे सरकारी हत्या कहें, वो क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि जो दिल्ली का एनकाउंटर हुआ अक्टूबर में, उसमें मनीष पाठक का कोई क्रिमिनल केस नहीं, कोई किसी तरह का आपराधिक उसका रिकॉर्ड नहीं। अगर कोई कहते हैं जर जोरू और जमीन की लड़ाई है, वो भी कुछ नहीं, बिल्कुल निर्दोष। लेकिन गोली मारी गई, मारा गया। और जब हमने उसकी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में याचिका लगाई, नंबर भी देना दूभर, रजिस्टर करने में भी प्रॉब्लम। मतलब जो नॉर्मल केसेस में मैसेज आ जाता है, वो मैसेज भी नहीं देना चाहते। इसका मतलब है कहीं ना कहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को, बेशक उसके सुप्रीमो हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस और चीफ जस्टिस रहे होते हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एनएचआरसी जो बना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार भवन, पूरे देश का एक दिल्ली में केंद्रित किया गया। और जो दिल्ली में एनकाउंटर हुआ मनीष पाठक का, 4 लोगों का एनकाउंटर हुआ, उसमें मनीष पाठक का कोई ना क्रिमिनल रिकॉर्ड ना केस, केवल उसकी पत्नी है, नवजात बच्चा है, बूढ़े माता पिता है, माता पिता का इकलौता सहारा था, इकलौता बेटा था, मार दिया गया। अभी तक कोई प्रोसीडिंग, कोई दिल्ली सरकार या कोई कुछ नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई न्याय नहीं दिलाना चाहता, कोई उसके मूल अधिकारों की रक्षा नहीं करना चाहता, कोई उसके अनाथ हुए बच्चे के लिए, अनाथ हुए बाप के लिए, मां के लिए, पत्नी के लिए, जो जवान विधवा हो गई, उस पत्नी के लिए ना कोई आर्थिक सहायता है, ना कोई नौकरी है, कुछ भी नहीं। सर, ये कहीं ना कहीं बहुत दिल दहला देने वाला केस है, बट इसके लिए फिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया? जब उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कि कुछ नहीं, तो इस तरह से उन पे क्यों गोली बरसाई? कई बार पुलिस के पास कोई ऐसा लेंस नहीं होता है जो 4 के साथ 3, 3 के साथ 2 को इतना आइडेंटिफाई कर सके। तो इस तरह से धोखे में घटनाएं हुई हैं, धोखे में हुई हैं, तो उसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस परिवार के लिए जीवन में हेल्प, सहायता जैसी बातें होनी चाहिए और वो चीजें करनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। राजस्थान में आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ, झूठा एनकाउंटर था। मैं वो केस लड़ रहा हूं, हमने उसके सरेंडर की एप्लीकेशन लगा दी। तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी, जो कि इस समय वर्तमान में गवर्नर है महामहिम, वो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे राजस्थान सरकार के, हम उनसे मिल लिए, हमने उनको पिटीशन दे दी, उन्होंने हमें अपनी शर्तें दे दी, ये सारी ठीक हम मानते हैं और आप उसे सरेंडर करिए, मुख्य धारा में लाइए। मुख्य धारा में हम जोड़ना चाहते थे, क्राइम की जगत से हटाना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसका एनकाउंटर कर दिया गया। प्रोसेस चल रहा है, केसेस चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कई बार चूक होती है। कानून का भय होना चाहिए, कानून का डर आम आदमी में होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, जिससे कि हम माफिया राज, गुंडा राज को समाप्त कर सकें। लेकिन उसके बीच में मानवाधिकारों की जो रक्षा का विचार है, मानवाधिकारों की रक्षा का जो विषय है, मानवाधिकारों की रक्षा का जो जिम्मेदारी है, हमें उसको भी निभानी है और उसको निभा के ही हमें आगे चलाना है। बिल्कुल सर, आपने जो भी एग्जांपल, जो केसेस शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल दिल को छू गए हैं ये बातें। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, क्या पुलिस के पास ये भी राइट है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं? नहीं, बिना वारंट के अरेस्ट का कोई औचित्य नहीं है और अरेस्ट से पहले भी उन्हें नोटिस देना पड़ता है। वारंट भी तो बाद की बात है, जब ना पहुंचे, पहले वो नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद वो पहुंचे,
ना पहुंचे, प्रोसीडिंग में भाग ले, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे, नहीं ज्वाइन करे उसकी अलग बात है। अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजे, अपने एडवोकेट को भेजे, अपने किसी और अथॉराइज व्यक्ति को भेजे, वो एक अलग विषय है। लेकिन सबसे पहले बुलाया जाना चाहिए, उसके बाद जो उस तरह के हीनियस नेचर ऑफ ऑफेंस के केसेस होते हैं उनकी बात होती है। और अब तो गिरफ्तारी को भी सरल और सहज बना दिया है नए कानूनों के तहत। थैंक यू सर। एंड सर, साथ साथ ये भी देखा गया है कि आजकल जो पुलिस है, कभी जो भी इस चीज को लेके नोटिफिकेशन आया, फोन ले लेते हैं, फोन दिखा, अपना व्हाट्सएप चेक करा, मुझे मेरे देखने हैं, इनसे तेरी चैट्स हुई है। तो क्या ये कितना सही है? ये ऐसा नहीं, ये गलत है, गलत है। किसी के भी निजता, जो प्राइवेसी है, निजता के अधिकारों का हनन, प्राइवेसी के अधिकारों का हनन, निजी जीवन में हनन कभी कोई कानून मान्यता नहीं देता है। आपको कोई चीज लेनी है, आप नोटिस दीजिए, आप उसका करिए। इसी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे माननीय अरविंद केजरीवाल जी, अपना फोन कितने महीनों और कितने दिनों तक नहीं दे पाए और 10 फोन बदले गए उस दौरान, 10 सिम तोड़े गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, इसी तरह से आम व्यक्ति को, एक आम जनमानस व्यक्ति को, जनमानस हमारे देश में दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, पूरे देश में अटक से कटक तक सब रहते हैं लोग। संविधान पर विश्वास करते हैं, कानून पर विश्वास करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं। उस भरोसे का हनन नहीं होना चाहिए, उस भरोसे का विश्वासघात नहीं होना चाहिए। उस विश्वास को बनाए रखें, उस भरोसे को बनाए रखें, ये हमारी इच्छा हो। क्योंकि हम लोगों को इन्हीं से ही सारी उम्मीद है कि हमें पता है हमें जस्टिस मिलेगा। अभी पीछे आप लोगों ने देखा है कि यूजीसी का मामला है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वो यूजीसी का जब मामला आया, देश में लोगों को परेशानी हुई। हमारे देश के छात्र, जिसमें सभी जाति के लोग थे, ब्राह्मण थे, वैश्य से, दलित समाज के भी लोग थे, राजपूत थे, सब थे। छात्रों के ऊपर यूजीसी का ऐसा, यूजीसी किसी ने मांगा नहीं, कभी सदन में चर्चा नहीं हुई, कभी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, कभी मीडिया, न्यूज, डिबेट, कभी पक्ष विपक्ष ने बात नहीं की, लेकिन यूजीसी ने थोप दिया। हमने वो लड़ाई लड़ी, हमने याचिका मानी सर्वोच्च न्यायालय में। हमारे माननीय सांसद डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह जी, अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी, मुकेश कुमार जैन, धर्म रक्षक दारा सेना, और बहुत से लोग, जिनमें अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, अखिल भारतीय वैश्य महासभा, अखिल भारतीय अग्रसेन महासभा, अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति, अखिल भारतीय क्षत्रिय, सभी संगठन थे। हमने उनकी तरफ से लड़ाई लड़ी और केवल लड़ी नहीं, जीती। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्टे दिया और हम उसमें सफल हुए। ग्रेट सर, बहुत अच्छे से आपने केस के बारे में एक्सप्लेन किया। सर, ये जानना चाहेंगे सेक्शन 41A, ये क्या चीज होता है हम लोगों के राइट्स को? 41 एक नोटिस दिया जाता है, 41 भी होता है, 41.1 भी होता है जी। उसमें नोटिस देते हैं इन्वेस्टिगेशन में भाग लेने के लिए, डॉक्यूमेंट लेने के लिए, डॉक्यूमेंट लेके आइए, कोई चैटिंग है, कोई सीसीटीवी फुटेज है, कोई वीडियो फुटेज है, इस तरह के सारे करने के लिए जो होता है, लीगल प्रोसेस का एक साधन है। देखिए, आम व्यक्ति, हार्डकोर क्रिमिनल जो है, और आम व्यक्ति, दो में फर्क कानून को करना चाहिए। हार्डकोर क्रिमिनल 41 क्या, 41.1 क्या, आप 1001 दे दो उसे नोटिस, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हार्डकोर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में, जेल उसका घर बन चुकी होती है, जेल में भी उसके दोस्त रहते हैं, जेल उसका परिवार बन चुकी होती है। और आम व्यक्ति के घर पर भी पुलिस पहुंच जाए, घर के सामने भी पहुंच जाए, तो उसे लगता है कि मैं तो पूरे मोहल्ले में शक्केदार, और पूरे उसके मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में, पूरे परिवार में, पूरे रिश्तेदारी में चर्चा होने लगती है, और जिस आधार पर वो आगे अपने को संभाल नहीं पाता। ये होना चाहिए। तो इसीलिए हार्डकोर क्रिमिनल के लिए थोड़ा अलग होना चाहिए, और नॉर्मल व्यक्ति के लिए अलग होना चाहिए। हाँ जी सर, मेरा जो क्वेरी है वो एक नॉर्मल व्यक्ति के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, हम लोग ही हमारे राइट्स को लेके हम लोग नहीं जानते हैं इन चीजों को, तो उन्हीं के स्पेसिफिक पर्पस से मैं आपसे ये जानना चाह रही थी। आंसर, जैसे कि ये भी होता है कि क्या एक विमेन लेडी को अरेस्ट करने के लिए
कोई पुलिस नाइट में आ सकती है उनको अरेस्ट करने के लिए? वो प्रोहिबिटेड है? देखिए, सूरज डूबने के बाद हाँ जी और सूरज उगने तक जी महिला की, जी किसी की बेटी की, हाँ जी। महिला की, पत्नी की, माँ की, जिसमें महिला आती हैं, जी उनकी गिरफ्तारी से बचना चाहिए। पुलिस हाँ। को, जांच अधिकारियों को अवॉइड करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो मूल निवासिनी है, रह रही वहां। हाँ जी आजकल तो किसी के मोबाइल फोन की लोकेशन कहीं से बैठे बैठे पता पता चल, चल रहा तो इस तरह से रात्रि उनकी सुरक्षा के लिए, है। उनके संरक्षण के लिए, जी। कि महिलाओं का विश्वास कानून पर बना रहे। ये ना हो कि हमारे देश की महिला को, बेटी को, बहन को कोई कभी भी उठा हाँ, के लेके बेटाइम चलता ले जा बने। रहे हैं, बिल्कुल, ये नहीं, उसके चारित्रिक दोष ना आ जाए, बिल्कुल। उसके जीवन न खराब हो। केस में तो जांच हो गई, छोड़ दी गई, अगर वो रात में रह गई थाने में, हाँ। तो मैं समझता हूं उसके पति के तलाक की स्थिति भी आ जाएगी बिल्कुल। और बाप भी उसका नाराज होगा और बिल्कुल। बेटे भी नाराज होंगे, देवर, जेठ, जेठानी, सब ननंद, परिवार। नंदोई, सबके लिए सवाल पहुंच जाएगा बिल्कुल। कि वो रात शाम को गई थी और सुबह तक थाने में रही। हाँ। ऐसा मानना है। मानना। सुधार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जी। हमारे नए पुलिस अधिकारी जो आ रहे हैं वर्तमान हाँ। में, नए पुलिस अधिकारी काफी अच्छी तरह से पुलिसिंग कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर पुलिसिंग कर रहे हैं। और पुराने पुलिस अधिकारी तो अपनी गरिमा को बनाए हुए थे, वो तो उसको चला ही रहे थे, लेकिन फिर भी काफी परिवर्तन है, काफी सुधारात्मक है और काफी सकारात्मक है। जब कानून और नियम और सिद्धांत और धाराएं सकारात्मक और सुधारात्मक होती हैं, तो सुधारात्मक होने के लिए जेल में क्या गाना बजता है? मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तिहारे आया। मैली चादर ओढ़ के मतलब मेरा जीवन आपराधिक था, लेकिन मैं संभलना चाहता हूं, सुधरना चाहता हूं, मैं निर्मल होना चाहता हूं, मैं स्वच्छ होना चाहता हूं। जैसे कपड़े को सर्फ धो देता है, ऐसे उसके जीवन को धो दो और उसके जीवन को चारित्रिक रूप में अच्छा बना दो। ये एक भाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड सर, अभी ये नेक्स्ट सेगमेंट पे आए तो यहाँ पर हम लोग एफआईआर और कंप्लेंट के बारे में डिफरेंस जानना चाहते हैं, उसमें आपका क्या कहना है? कंप्लेंट ही एफआईआर बनती है। अच्छा। कंप्लेंट पर ही ज्यादातर बयान होते हैं। जो सबसे पहला बयान होता है कंप्लेनेंट का, शिकायतकर्ता का, वो बयान देता है जाके, बयान के बाद वो कंप्लेंट हो जाती है उसकी। कंप्लेंट ही एसएचओ को दी जाए, चाहे एसीपी साहब को दी जाए, डीसीपी साहब को दी जाए, सबसे पहले थाने में भी देना चाहिए, हायर पुलिस अधिकारी को देना चाहिए। अगर दिल्ली में कहें तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी दे सकते हैं। वो भी आनी सब नीचे आती हैं, थाने में आती हैं और वहां उसकी सुनवाई होती है और उसी आधार पे आगे उसी कंप्लेंट पर एसएचओ इंडोर्समेंट कर देते हैं कि रजिस्टर ए केस एफआईआर इन अंडर सेक्शन, इन धाराओं में एफआईआर और केस को रजिस्टर कर दीजिए और उस आधार पर एफआईआर मींस होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पे आगे प्रोसीडिंग होती है और आगे चलने लगता है। जी सर, ये चीज देखी गई है कि पुलिस इस चीज को लेके कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करने में रिफ्यूज करती है, तो ये कितना सही है? देखिए, पुलिस अधिकारी की क्या टेंडेंसी रहती है कि कम से कम मुकदमे दर्ज हो उनके थाने में। एफआईआर कम हो, मुकदमे कम दर्ज हो, कंप्लेंट ही निपटारा, लेकिन डिस्पोजल हो। कंप्लेनेंट शिकायत करता नहीं तो कोर्ट आएगा, 156(3) सीआरपीसी में आएगा, कोर्ट से केस रजिस्टर करवाएगा, सिविल नेचर में जाए, केसेस संख्या बढ़ेगी। लेकिन फिर भी पुलिस ये चाहती रहती है, चाहे देश भर की कोई पुलिस हो, मैं बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जी सर, गर्व के साथ नहीं कह रहा, अच्छी बात नहीं है, लेकिन चाहती पुलिस यही है कम से कम केस रजिस्टर्ड हों। कम से कम केस रजिस्टर्ड होंगे तो कम से कम लोड पड़ेगा, वर्डन पड़ेगा। नहीं, जब केस रजिस्टर्ड होते हैं, एसएचओ वही होते हैं, सब इंस्पेक्टर वही होते हैं, इंस्पेक्टर वही होते हैं, हेड कांस्टेबल वही होते हैं, आईओज बनाए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाए जाते हैं और फिर उन्हें आगे वहां से करना पड़ता है। क्योंकि सर मेरा निजी एक एक्सपीरियंस रहा है, मेरे घर में चोरी हो गई थी कुछ साल हो गए इस बात को, काफी साल हो गए। एफआईआर के लिए हम लोग गए थे तो मना कर दिया गया था। यही तो बात है, वो नहीं चाहते हैं। चोर को तो ढूंढने में लग गए होंगे, चोर को ढूंढने में लग गए होंगे। काफी गोल्ड था घर पे, कैश था, बट उसका कुछ रिस्पांस नहीं है। आपको आगे अप्रोच करना चाहिए था। वही है सर, हमें पता नहीं था ना, मैं वही आम व्यक्ति को नहीं पता, आम व्यक्ति समझता है कॉल हो गई, कॉल के बाद वो कॉल रिकॉर्ड में रहती है, जाके और चले गए। हाँ नहीं, आप उससे ऊपर अगर नहीं हो रहे तो एसीपी साहब के पास जा सकते हैं। हाँ जी,
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं, हाँ। कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस सेल बनाई गए हैं उनमें जा सकते हैं जी, और वहां उसको जाके अपनी सुनवाई करा सकते हैं। तो यहाँ सबूतों का कितना वैल्यू है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स सामान जब घर आए थोड़ा घबराए, देखा कि डोर हमारा लॉक टूटा हुआ है, अंदर बेड पे सारे कपड़े निकले हुए हैं, अलमीराज ओपन हो रखी हैं, तो इस केस में ऑफ कोर्स हमने थोड़ा बहुत सामान को इधर उधर करा, पुलिस को। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई आ जाता है उनको फर्दर क्या, जैसे आप उन्होंने मैंने बताया ना, उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, तो उसका नेक्स्ट स्टेप उनको आपने बताया कि ऐसे सबसे पहले आपको reach पुलिस करना पुलिस जी। कंट्रोल रूम को कॉल करनी चाहिए। हाँ जी जब आप पुलिस कंट्रोल रूम जी। को कॉल करेंगे तो वो रिकॉर्ड रहेगा, जी, हर समय आपका रिकॉर्ड रहेगा पीसीआर कॉल। और करेक्ट जब सर, पीसीआर कॉल करते हैं तो एक वो नंबर बोलते हैं हाँ वहां जी से, जी, नंबर नोट कर लो, उस नंबर से आपकी कॉल की भी डिटेल हाँ। निकल आती है कि आपने ओके। उसमें क्या बोला है, जी। और आप उसमें सबसे बोलिए कि चोरी हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, करेक्ट। कई बार बड़े केसों में भी इंपॉर्टेंट होती है। हम्म, कई बार कॉल होती, चाकू चल रहे हैं, हम्म, गोलियां चल रही हैं, जी सर, ये व्यक्ति गोली चला रहा है, ये व्यक्ति हाँ। चाकू से मारा, लोग मर रहे हैं, जी, लोग कट रहे हैं। कितनी कॉल हुई थी, सीलमपुर दंगे हुए, हाँ, सीलमपुर में दंगे हुए, जी जी, उस समय बहुत कॉल हुई, हमारे पास भी कॉल हुई। हम्म, हमने रात में ही माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुना, और सुन के उसके बाद आगे आर्मी और सब कुछ प्रोसीड हुई, बचाया गया। तो सुरक्षार्थ, रक्षार्थ, कानून के लिए, जी, समाज के लिए, जहाँ देश जी। हित बचा हो, जहाँ जनहित की मामला हो, जी, जहाँ आम जनता का जीवन प्रभावित जी। हो रहा हो, जी। तो उसके लिए कानून को बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। और केवल ये भावना नहीं रखनी चाहिए पुलिस को, जिससे आप जैसे इस देश के करोड़ों लोगों को ग्रीवेंसेस हो जाती है कि एफआईआर मेरी दर्ज नहीं हुई। हाँ। इससे लगता है कि उन्हें कि मेरा सामान भी गया, मेरा धन भी गया, मेरी दौलत भी गई, मेरा जीवन भी गया, मेरा सम्मान भी गया, और उसके बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, तो वो भी बहुत शर्मिंदगी वाली बात होती है। इसीलिए पुलिस को इस पर कठोरता के साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, वेरी ट्रू सेड सर। सर जैसे जो नेक्स्ट सेगमेंट है, मैं वहां बात करना चाहती हूँ अरेस्ट को लेके। वारंट आता है, अरेस्ट किया गया, इसमें फर्स्ट राइट क्या है जिसको अरेस्ट किया जाता है, उसको एज अ नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? क्या वो लॉयर के पास पहले अपॉइंट कर सकते हैं उन्हें? क्या गिरफ्तारी के समय पहले क्यों वो लॉयर के पास जाएगा? हाँ जा भी नहीं पाएगा। हाँ जी, किसी को अप्रहेंशन तो होती नहीं है। जिसको अप्रहेंशन होती हो, जी। जिसको ऐसा डर होता है, भय होता है, हाँ, हाँ। उसके लिए हमारी सीआरपीसी में, हमारे कानून में, सेशन कोर्ट में भी आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी एंटीसिपेटरी लगा सकते हैं, जी, और सीधे सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी एंटीसिपेटरी हाँ, बेल लगा सकते हैं जी। गिरफ्तारी से बचने के लिए। इसलिए आपके पास, क्योंकि आप सम्मानजनक स्थिति में हैं, आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, आपको समाज में इज्जत है, सम्मान है, और गिरफ्तार होने से समाज की इज्जत खराब होगी। आप परमानेंट श्योरिटी देना चाहते हैं, आप श्योरिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन में भाग लेना चाहते हैं कि हमें जहां जब भी कभी बुलाया जाए तो उसमें पुलिस आपको कोऑपरेट करने के लिए बाध्य है, और कोऑपरेट करना भी चाहिए। करेक्ट सर, ओके। एंड सर ये बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, इसमें थोड़ा क्लैरिटी देंगे आप? जिनमें केसेस में 3 साल की कम की सजा होती है वो बेलेबल होते हैं। हाँ जी। और कुछ नॉन बेलेबल होते हैं, 3 साल से 7 साल है, 10 साल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद है, फांसी है, वो नॉन बेलेबल होते हैं। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल वाली बात, बेलेबल केसेस का ट्रायल कई बार सीजेएम मतलब जेएमएफसी कोर्ट चलता है, मेम साहब की कोर्ट चलता है, और हीनियस नेचर ऑफ ऑफेंस के केसेस सेशन कोर्ट में चलते हैं, सेशन ट्रायल केस होता है। ये छोटे और बड़े केस का फर्क होता है। जी, मैं वही जानना चाहती थी, तो किस टाइप के केस हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, इनकी डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, चीटिंग है 3 साल से कम वाली में आता है। जी। झगड़ा है, हाँ। फ्रॉड हो गया, चीटिंग हो गई, मैनिपुलेशन हो गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, इस तरह से हो गया, इस तरह के केसेस अच्छा उसमें आते हैं, छोटी कोर्ट में चलते हैं, जेएमएफसी कोर्ट में जूनियर। जी जी जी। तो सर जैसे जब कोई किसी को अरेस्ट किया जाता है या इंटेरोगेशन का टाइमलाइन होता है, उस टाइम पर क्या बिना लॉयर के स्टेटमेंट देना चाहिए या पर्सनल लॉयर करना चाहिए? क्योंकि आई थिंक इसमें कोर्ट भी सपोर्ट करते हैं कि आपका एक लॉयर होना जरूरी है। हाँ, कोर्ट सपोर्ट करता है। अगर आपके पास नहीं है, हाँ जी, तो लीगल एड से भी लॉयर दिलाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, कानून होना चाहिए। इस देश में आतंकवादियों के भी केस हुए। हाँ। आतंकवादियों का कोई केस लड़ना नहीं चाहता था,
हाँ, कई बार ऐसी बर्बरता हो जाती है, क्रूरता हो जाती है समाज में महिलाओं के साथ। समाज में ऐसे लोग जो होते हैं, कुछ लोग जिनके विरोध में या जिनकी वजह से या जिनके लिए लोग केस नहीं लड़ना चाहते हैं, तो उस बर्बरता और क्रूरता, जैसे आतंकवादी जैसे होते हैं, घटनाएं होती हैं, तो आतंकवादी तो कभी ब्लास्ट करते हैं तो कोई धर्म, जाति, मजहब कुछ नहीं देखते। तो ऐसे लोगों के जब लोग नहीं लड़ते हैं तो उसमें सरकार उन्हें वकील दिलाती है। ओके। एंड सर, जैसे पुलिस कस्टडी में कोई टॉर्चर हो रहा हो तो इस चीज को लेके कोई रेमेडी है, कोई क्या इसमें राइट अवेलेबल है? हम लोग मेडिकल होता है, उसमें जब भी पुलिस में जांच की जाती है, जब पीसी रिमांड के लिए भेजा जाता है, पुलिस कस्टडी रिमांड भेजा जाता है, और इस तरह से जो भी भेजा जाता है, तो उसमें रेमेडी होती है मेडिकल कराने की। मेडिकल कराने से सारी चीजें आ जाती हैं। अगर चोट मारी है, मारे हैं, थप्पड़ मारे हैं, लाठी से मारे, डंडे से मारे, तो निशान आते हैं। तो वो निशान जब दिखाए जाते हैं, उनके दिखा के ऑनरेबल कोर्ट को भी दिखाया जा सकते हैं, उनको भी पेश किया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है। अच्छा, ओके। एंड सर, जैसे कहा जाता है बेल इज राइट और प्रिविलेज, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? देखिए, बेल इज एक्सेप्शन नहीं है। जेल बहुत ही, मतलब बहुत ही बड़ा कारण हो तो जेल में रखा जाना चाहिए। हाँ। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। बेल होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जीवन में मूलाधिकारों का हनन कस्टडी में वो नहीं होना, इसीलिए ज्यादातर केसों में बेल का प्रावधान दिया गया है। बेल इज द रूल और जेल इज एक्सेप्शन। जेल भेजना बहुत कठिन हो, बहुत मुश्किल परिस्थितियों में हो, तब आप जेल भेजें, वैसे बेल दे दें, ये बात करता है। इसीलिए कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल भी देती है, पुलिस भी बेल देती है, पुलिस ऑन बेल भी छोड़ती है, बेल पर भी छोड़ती है, और उसके बाद फिर कोर्ट भी जब अरेस्ट हो जाता है तो उसको भी बेल देती। जी। एंड सर, जैसे अगर कोई अपना लॉयर नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो आपने जैसे बताया लीगल एड, तो ये क्या चार्जेबल रहते हैं या उनके लिए उनको कोई फी नहीं पे करनी पड़ती? नहीं, उसके लिए उन्हें कोई फी नहीं पे करनी पड़ती। जो लीगल है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट देती है लीगल। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी है, राजस्थान सर्विस अथॉरिटी है, उत्तर प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी है, मध्य प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी है। इस तरह की अथॉरिटी है जिनमें एडवोकेट सरकार के बनाए हुए रहते हैं और उनको वो चलाते हैं, और उनके क्लाइंट के, जिनके पास एडवोकेट नहीं उनके केस लड़ते भी हैं और पूरी शिद्दत से लड़ते हैं और उनको बचाते भी। जी। तो सर, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से जो प्रोटेक्शंस हैं दिए हैं हम सिटीजन्स को, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, प्रोटेक्शन तो गिरफ्तारी से बचाव का भी प्रोटेक्शन होता है, जीने का अधिकार। हमारा संविधान क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग हैं, अपनी आवश्यकताओं को निभाएं और जीवन में चलाएं, और यही सबसे बड़ी बात है। हाँ जी। एंड सर, ये भी देखा गया कि काफी सारे केसेस हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं, 8 से 10 साल नॉर्मल टाइमलाइन है, जो डिले होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, दो बहुत बड़ी चीजें हैं। और इसमें मेरा मानना यह है कि जब आप टाइम बाउंड केस का ट्रायल दें, यह आवश्यकता हो जाती है कि आप टाइम बाउंड, हर चीज का टाइम है, लेकिन केसों का कोई टाइम नहीं है, केस के ट्रायल का कोई टाइम नहीं है। तो टाइम बाउंड ट्रायल हो कि इस केस का, जैसे 90 दिन में चार्जशीट फाइल होती है, 30 दिन में चार्जशीट फाइल होती है, 60 दिन में चार्जशीट फाइल होती है, तो उसका भी एक टाइम निश्चित करो कि इतने दिन में ये केस, इस केस को माननीय अदालत को निपटाना है। मत कहिए बाइज्जत बरी, मत कहिए सजा हुई है, लेकिन निपटान कर दें, निपटारा कर दें, ये है भावना। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अक्यूज हो चाहे विक्टिम हो, उनके लिए इतना लेंदी केस का बढ़ना, कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, उनकी अपनी एक फैमिली में भी जो फीलिंग रहता है इस चीज को लेके कि जिसने गलती नहीं की वो अननेसेसरी टॉर्चर सह रहा है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि क्या टाइमलाइन सेटअप रहना चाहिए कोर्ट के अकॉर्डिंगली? देखिए, जब तक कोर्ट में टाइम बाउंड ट्रायल नहीं होगा तब तक इस देश से एक शब्द था, बहुत चला था, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसका क्या मतलब था? लोग तारीख से परेशान नहीं थे, लेकिन इस बात से परेशान थे, आज कोर्ट गए, आज जज साहब नहीं बैठे, आज कोर्ट गए, आज वकीलों की हड़ताल, आज जज साहब, आज क्या हुआ,
आज किसी की मदर एक्सपायर हो गई, कंडोलेंस हो गई, आज ये हो गई, कंडोलेंस हो गई। आज क्या है, हड़ताल है, आज तो ये है, बोले कि आज तो क्या छुट्टी डिक्लेयर हो गई है, बीच में, बाद में हुई, पहले नहीं थी। तो इस तरह से ऐसे भाव हैं, उनसे टाइम वेस्ट होता है, वो नहीं होना चाहिए। और देश त्वरा और गति से, स्पीड से चले, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए, ऐसे हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ग्रेट सर। एंड सर, जहां इतने क्रिमिनल केसेस या अलग तरीके के केसेस और आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डिजिटल स्कैम बहुत बढ़ता जा रहा है, इसमें आप क्या बोलेंगे? डिजिटल साइबर क्राइम, साइबर क्राइम और डिजिटल क्राइम यही है कि लोग मेवात, नूह मेवात की तरफ, हर बच्चा लैपटॉप लिए बैठा है पहाड़ियों पे, पहाड़ों में बैठे लैपटॉप लिए, वहीं से चीटिंग कर रहे हैं। उड़ीसा के कुछ जिले हैं, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, सब जगह लगभग हैं। करेक्ट सर। 2 दिन पहले मैं आसाम था, डिब्रूगढ़ में था, वहां भी हैं। तो इसलिए वहां भी घटनाएं हो सकती हैं, कहीं भी घटनाएं हो सकती हैं। बस उसका हमें इलाज करना चाहिए और परमानेंट इलाज करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आजकल वो डिजिटल अरेस्ट भी बहुत चल रहा है, हमने काफी केसेस सुने हैं। अभी एक लेडी से आई थी, डिजिटल अरेस्ट से ओल्ड एज के उनके साथ केस हुआ था। बिल्कुल, डिजिटल अरेस्ट से व्यक्ति को पता ही नहीं चलता उसके साथ हो क्या रहा है, और वो सब कुछ पैसे निकाल निकाल के देता रहता है। और ये देश के लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, कानून के लिए भी, न्यायपालिका के लिए भी, मीडिया के भी, चौथे स्तंभ के लिए, सबके लिए अति आवश्यक है कि इस पर प्रतिबंध लगे। और इस पर पाबंदी लगेगी तो निश्चित वर्ष सुधार भी आएगा और सुधारात्मक कार्रवाई भी होगी। करेक्ट सर। बट यहाँ पर कॉमन मैन क्या करे? अब किसी का फोन आया, वो कह रहे हैं आप फोन काट भी नहीं सकते, तो ये तो हमारे हाथ में ही है ना इस चीज को लेके। तो इसका क्या आप सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, जब भी साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, जब भी आपके पैसे निकले, तुरंत तो आपके पैसे निकल गए, कोई ट्रांसफर हो गया, अब वो व्यक्ति देखता है, पूछता है, पता करता है, टाइम लग जाता है। तो ऐसे लोगों को तुरंत लीगल एक्शन लेना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा प्रयास और देश की सरकार का प्रयास है कि कम से कम एक जिले की परिधि में वुमेन सेल, मतलब जैसे महिलाओं के लिए है महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऐसे ही साइबर क्राइम का भी, बिल्कुल इस तरह का जो फ्रॉड होता है डिजिटल, उसके साइबर क्राइम के लिए भी वो होना चाहिए, एक स्टेशन होना चाहिए, जिससे वहां उस जिले के लोग पहुंच सकें और अपनी कार्रवाई और उसके अनुसार काम कर सकें, मांग कर सकें। जी, तो सर इसके पीछे का रीजन क्या है? इतना इंक्रीज हो क्यों रहे हैं ये जो साइबर फ्रॉड केसेस है? साइबर फ्रॉड के पीछे लोग काम नहीं करना चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते। ऑनलाइन शुरू हो गया, ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन ये है, तो इस तरह से लोग, अभी देश में भोले भाले लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत शातिर हो चुके हैं और उस शातिराना के द्वारा ही वो अपनी सारी कार्रवाई करना चाहते हैं। अच्छा सर, आप कुछ 3 सिक्योरिटी पॉइंट्स बताएंगे, कुछ 3 सेफ्टी पॉइंट्स जो एक कॉमन मैन को फॉलो करने चाहिए, जस्ट टू वो लोग अवॉइड हो सके इस साइबर क्राइम से, अपने आप को बचा सके? देखिए, मोबाइल फोन का उपयोग उतना ही करें जितनी आपकी जान, आपका जीवन और जिंदगी बची रहे। जब आपका पैसा नहीं बचेगा तो आपका तन मन इफेक्ट करेगा। तन मन धन तीनों मिलके एक परिवार की संरचना बनती है। पैसा आपका मिल नहीं रहा, लुट रहा है, तो इसीलिए कोई भी किसी अननोन नंबर से कोई ओटीपी आती है, कोई नंबर बताना है, जिनके अकाउंट चल रहे हैं वो लोग ना बताएं, वही ज्यादा अच्छा, वही सुरक्षा है और वही हमारे देश की लिए जरूरत भी है। क्योंकि अभी हम विकसित और जीवन में बीच में झेल रहे हैं, विकासशील और विकसित 2 तरह की कैटेगरी है देश में, तो अभी हम उस श्रेणी को झेल रहे हैं, आगे चला रहे हैं, और निश्चित तौर पर जैसे ही आगे इसमें सफलता मिलती है, उसका लाभ भी देश के सभी लोगों को मिलेगा। थैंक यू सर। सर, जैसे कि कहा जा रहा है, ये देखा गया है कि मीडिया ट्रायल का रोल भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो इसमें आप क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ था, है और रहेगा। आजादी के समय में भी मीडिया में काफी लोग, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, राजेंद्र प्रसाद जी, खुद महात्मा गांधी एक हरिजन मैगजीन करके लिखते थे, उसका नाम था हरिजन। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। आजादी के समय से वर्तमान समय तक मीडिया ने सनह सनह धीरे धीरे अपने को पार किया है, ऊपर उठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, चल रहे हैं, चला रहे हैं,
ये आवश्यकता होती है कि देश में हाँ जी। मीडिया को एक बहुत अच्छी तरह माना जाए, चौथे स्तंभ के रूप में। मीडिया उस सूरज की रोशनी की तरह होता है जो जहां भी जिस घर में सूरज पहुंच जाता है वो रोग मुक्त हो जाता है, बिल्कुल सर। वो घर रोग मुक्त हो जाता है। यही भावना हमारे लोगों में होना चाहिए। हमारी बातों को सुन के ये होना चाहिए, आपको सुन के ये होना चाहिए, दर्शकों को ऐसा लगना चाहिए कि जब उन्हें कोई जरूरत पड़े इस तरह की, तो उसके लिए मीडिया का और मीडिया को भी ब्लैक मेलिंग नहीं करनी चाहिए, एक्सटोर्शन नहीं करना चाहिए। मैंने बिहार के मनीष कश्यप का केस लड़ा, हाँ जी। यूट्यूबर पत्रकार, तो कुछ लोग ये कहने लगते हैं यूट्यूबर की मदद क्यों कर रहे हो। यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, अगर उसके पास एक भी दर्शक है तो उसके पास मिलना चाहिए। हमारे पास इसी तरह से लोग जो आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, जाते हैं, तो वो ये भावना रखते हैं कि न्याय की प्रक्रिया में एक मीडिया ट्रायल भी एक महत्वपूर्ण विषय है और उसी आधार पर आगे उन्हें चलना चाहिए। जी सर। सर जैसे जो रियल केसेस हैं, अभी आपने आई थिंक प्रेमानंद महाराज जी के लिए भी लड़ा है एंड सीमा हैदर के लिए भी, इसमें आप थोड़ा सा शेयर करेंगे, क्या आपका प्रोस्पेक्ट है? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल भक्ति, आस्था, श्रद्धा और भावना के विचारों से चलने वाले हैं। उन्होंने सच्ची बात कह दी। हाँ। उनके शिष्यों की अपनी समस्या बताई तो उन्होंने उसका सलूशन बता दिया, तो लोगों को परेशानी हो गई। कुछ तथाकथित लोग हैं इस देश में जो संतों को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। सनातन धर्म के लिए डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स वालों भी कहते हैं। रामचरितमानस काल्पनिक थे, ऐसे भी विचारधारा वाले लोग हैं, कहते हैं। तो मेरा प्रेमानंद जी के लिए जब उनपे ये लगने लगा तो उनका फोन आया, तो उन्होंने कहा तो बहुत लोग सब तरह केस रजिस्टर करा रहे हैं सब जगह। मैंने कहा आप चिंता मत करिए महाराज जी, आपका ये बैठा है शिष्य, कहीं भी केस रजिस्टर करा दें कोई, मैं सारे केसों को इकट्ठा करवा के आपके मथुरा कोर्ट में भिजवा दूंगा और आप चिंता मत कीजिए। आपने देश के लिए बोला है, समाज के लिए बोला है, राष्ट्र के लिए बोला है, माता पिता के लिए बोला है, बहन बेटियों के लिए बोला है, बच्चे बच्चियों को बोला है, उनको सुधारने के लिए बोला है, उनको अच्छा बनाने के लिए बोला है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए बोला है, उनको महान बनाने के लिए बोला है। तो आप कोई बात नहीं, ऐसे आशाराम बापू जी बोलते हैं, कहते हैं, आज भी अब आने वाला है परम पूज्य आशाराम बापू जी का 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। लोग मनाएंगे वैलेंटाइन डे, लेकिन वहां मनाएंगे माता पिता दिवस, मातृ पितृ दिवस। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और उस पर होना चाहिए। लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, रोज डे, चॉकलेट डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, टॉफी डे, ये डे इतने चल पड़े हैं। माता पिता दिवस मनाइए, भैया दूज मनाइए, रक्षाबंधन मनाइए। इस तरह की जब आप करेंगे काम तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, क्यों नहीं जीवन मिलता है। बिल्कुल। लोग अच्छाइयों को भुला देते हैं संतों के मामले में। डेरा सच्चा सौदा का केस हुआ जी सर, डेरा सच्चा सौदा ने क्या क्या अच्छा किया लोगों ने भुला दिया। बिल्कुल। किस तरह से डेरा सच्चा सौदा ने रक्तदान, ब्लड डोनेशन, सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान, सबके लिए काम किया। बिल्कुल सर, सब कुछ किया, लेकिन लोगों ने भुला दिया। डेरे की प्रॉपर्टी, डेरे को हड़प करने के लिए खट्टा सिंह का प्रकरण हो और प्रकरण, कितने झूठे केस डेरा सच्चा सौदा प्रमुख डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम जी पे लगा दिए और कितना बड़ा सनातन धर्म का अपमान कराया लोगों ने साजिश कर। रामपाल जी, संत बरवाला कांड बना दिया। संत रामपाल दास जी महाराज ने इतने मानवता भाईचारे के, जाति से ऊपर, क्षेत्र से ऊपर, भाषा से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर, आज जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है। संत रामपाल दास जी महाराज जी ऐसे संत रहे जिन्होंने, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, किसी धर्म से ऊपर हटकर मानव धर्म की बात की, जाति रहित समाज की बात की,
धर्म से ऊपर उठकर मानवता भाईचारे की बात की। जो शादियों में लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी संतुष्ट नहीं होते हैं, 15 मिनट में रामायणी के द्वारा शादी करा के देश और दुनिया को नया व्यक्तित्व दिया, नया अनुभव दिया। बिल्कुल। लेकिन उन पर भी झूठे केस लगा दिए गए। साढ़े 900 लोगों पे देशद्रोह केस लगा दिया गया। अपने ही लोग, उन्हीं के लोगों की वहां मृत्यु हुई एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोलों की वजह से, और उन्हीं के पे मर्डर के केस लगा दिए गए, उन्हीं पर झूठे केस लगा दिए गए। लेकिन वो संत लगातार अपने काम में लगे रहे, मानवता भाईचारे के। जेल में रह के भी संत रामपाल दास जी महाराज जी लगातार काम करते रहे। और अभी जब बाढ़ आई, तब लोग भूख से मर रहे थे, तो उन्होंने अन्नपूर्णा योजना चलाई। जब संत रामपाल दास जी महाराज के भरे हुए थे पानी से खेत, निकल नहीं रहा था पानी, उन्होंने पंप लगाए, पाइप लगाए, मोटर लगाई, डीजल दिया, सिस्टम दिया, सारी व्यवस्थाएं दी, और लोगों के खेत खलिहान की सुरक्षा की और फसलों की सुरक्षा की। आज उन खेतों में फसल लहलहाई भी और लोगों को खुशियां भी आई, लोगों का जीवन भी बचा। तो क्यों नहीं लोग उन्हें भगवान कहेंगे? जब मैंने बोला कि संत रामपाल दास जी भगवान है, भगवान जैसे कार्य कर रहे हैं, तब नहीं मानने पर तैयार थे। आज जब संत रामपाल दास जी ने जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से ऊपर उठकर कार्य किया, तो वो भगवान अब माने। इसी तरह से नारायण साकार हरि, हाँ जी, आपने सुना होगा हाथरस, हाँ जी, भगदड़ कांड। जी जी जी। नारायण साकार हरि जी ने भी किस तरह से मानवता भाईचारा भलाई के लिए काम किया। उनके यहाँ कोई जाति की बात नहीं। नारायण साकार हरि जी यूपी पुलिस से वीआरएस लिया, और उनके यहाँ कोई जाति नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। नारायण साकार हरि जी, जिन्हें भोले बाबा कहते हैं प्रेम से, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, उनके यहाँ कोई जाति पात नहीं, कोई क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं। मानवता, मानव धर्म उनका है, इंसानियत उनकी जाति है, मानवता भाईचारा उनका क्षेत्र है। यही उनका जीवन है। जाति, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर नारायण साकार हरि जी ने समाज के लिए, सभी जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लिए, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, व्यापारी, अमीर, सभी के लिए लगातार काम किया कि उनके जीवन में सुधार हो, उनके जीवन में बदलाव हो, और उनके लिए काम किया। जब आज जाति की बात होती है, लेकिन नारायण साकार हरि जी क्या, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, कोई जाति पात नहीं है, कोई क्षेत्र बात नहीं है, कोई भाषा बात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई धन का लोभ लालच नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई दान पात्र नहीं है, और लगातार जीवन वो जी रहे हैं समाज के, देश के लिए। यही गायत्री मिशन संस्थान परिवार, गायत्री मिशन संस्थान के परिवार में गायत्री मंत्र के द्वारा उन्होंने समाज को, देश को दिशा देने के लिए काम किया। मैंने उनका केस लड़ा, संत रामपाल दास जी महाराज का केस लड़े, जीते। नारायण साकार हरि भोले बाबा का केस लड़े और जीते। डेरा सच्चा सौदा का केस लड़े और जीते। परम पूज्य संत आशाराम बापू जी के केस लड़े और जीते। और देखिए वो बाहर हैं, और मातृपितृ दिवस 14 फरवरी को मनाया जाएगा। मानवता, गौ की सेवा करना, गौशाला खोलना, बच्चों के पढ़ाने के लिए व्यवस्था करना, गुरुकुल खोलना, ये तो सब मानवता भाईचारे के अच्छे कार्य हैं, और इसके लिए सभी को करना चाहिए। जी सर, मैं अभी आपसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी, कुछ प्रीवियस केसेस को लेके। यहाँ पे थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, प्लीज। सर, जैसे कि निर्भया केस में पूरा देश इमोशनली इन्वॉल्व था, है ना, बट आपने वहां पर अक्यूज्ड का साथ दिया, ऐसा आपने क्यों किया? नहीं, हमारे पास तो जो आता है उसी का साथ देते हैं, जो आया है। हमें न्याय की लड़ाई लड़नी होती है। मेरी माता जी ने कहा कि वो केस लड़ना काफी सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती, सब कुछ था, लेकिन हमने वो केस लड़ा भी और उनको न्याय की लड़ाई दिलाई भी। उसके बाद से कितने लैंडमार्क जजमेंट आए, और उसके बाद ये भी लोगों को पता चला किस तरह से मीडिया ट्रायल केस की नेचुरलिटी को खो देता है। मीडिया ट्रायल के द्वारा केस की नेचुरलिटी खत्म हो जाती है। अभी आपने कुलदीप सेंगर के केस में देखा कैसे डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने बेल का ऑर्डर किया। 8 साल 5 महीने के बाद, 7 साल 5 महीने के बाद जो ऑर्डर किया उसको, और उसको भी मीडिया ट्रायल किया गया। कोई जंतर मंतर पहुंचा, कोई इंडिया गेट पहुंचा, कोई सुप्रीम कोर्ट को घेराव कर रहा, कोई हाई कोर्ट का घेराव कर रहा, और उसका ये सब होने के बाद मीडिया ट्रायल का दुष्प्रभाव रहा। मेरे जीवन पर फिल्में बनी,
आर्टिकल 370, हाँ, मैंने एक लड़की चाहिए, ये कई चीजें ऐसी थी जिनमें साफ तौर उन फिल्मों में दिखाया गया जी, कैसे मीडिया ट्रायल जी, व्यक्ति के केस जी, को प्रभावित करता है और केस हम्म, की नेचुरलिटी खत्म हो जाती है। जी, सेंटिमेंट्स थे, जी सर। जुड़े हुए थे मीडिया ट्रायल में। सर एक माँ है, उनकी कैटेगरी डॉटर है, वो घर से बाहर निकली, आज वो सेफ नहीं है सिटी हमारी दिल्ली। आज भी इतने केसेस उठकर आते हैं। गलत का साथ मैं नहीं देता, हाँ जी, मैंने अपने मुल्जिम, अपने जी, क्लाइंट हाँ, को लीगल हेल्प, लीगल असिस्टेंट उपलब्ध कराई, हाँ, कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जी, मैं ड्यूटी बाउंड हूं। जी, जो भी मेरे पास आएगा जी, मैं उसको कानूनी सहायता हाँ, पूरी तरह से उपलब्ध हाँ, कराऊं, चाहे वो केस था, हम्म, चाहे माननीय सांसद जी, रहे ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जी, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 6 बार के सांसद, उनकी पत्नी सांसद रही, उनका बेटा वर्तमान में सांसद है, जी, उनका एक बेटा विधायक है। हाँ, कितना अच्छा परिवार, 55 कॉलेज स्कूल खोल दिए, कितनी मानवता भाईचारे की बात की। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुश्ती को पूरी दुनिया का जी, सरताज बना दिया। हाँ, अपने खुद के तन मन धन को लगा करके ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कुश्ती के लिए काम किया। लोगों को परिवार से पहले एक मोनोपोली थी कि हरियाणा से ही बच्चे जाएंगे, लेकिन उन्होंने गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गरीब के, दलित के, शोषित के, पीड़ित के, मजदूर के, मजलूम के, असहाय के, किसी के अंदर भी अगर कुश्ती की भावना थी, लड़ने की भावना थी, पहलवानी की इच्छा थी, तो बेटे और बेटियों को दोनों को लड़ाई पहलवानी कराने में काम दिया। हमने उनका केस लड़ा और मैं धन्यवाद करता हूं ऑनरेबल सेशन जज गोमती मनोचा जी का। उन्होंने उनके पॉक्सो के केस में क्लोजर रिपोर्ट लगाई, क्लीन चिट दी, केस बंद हुआ, पटियाला हाउस कोर्ट से खत्म हुआ। जबकि लोग पॉक्सो का दुरुपयोग करने के लिए ऐसी धाराओं का, ऐसे आरोपों का, ऐसे प्रत्यारोपों का प्रयोग करते हैं और उसको ऐसे झूठे फंसाने के काम करते हैं। और केवल वही नहीं, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज भारत सरकार के केंद्रीय रक्षा गृह मंत्री रहे, 3 बार के सांसद रहे, और उन पर भी मालिश प्रकरण वाला केस लगा दिया गया और उन पर लगा दिया गया, जबकि पूरी तरह से साजिश थी। शाहजहांपुर में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने उन पर केस लगवाया और मैंने वो केस लड़ा और जीता, और जो कंप्लेनेंट थी, शिकायतकर्ता, उनको भी वो जेल गई और जेल में रही। और स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती, जो कि गृह राज्य में गृह मंत्री थे, वो बरी हुए, बाइज्जत बरी हुए, पहले बेल हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और उसमें साजिश थी, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती गवर्नर बन जाए, उनकी फाइल चल पड़ी थी। नहीं चाहते लोग मुमुक्षु जो कॉलेज था वो विश्वविद्यालय बन जाए, मुमुक्षु यूनिवर्सिटी बन जाए। तो लोगों ने ऐसी अड़चन डाली और अड़चन डालने वाले सफल हुए, लेकिन मैंने वो लड़ाई लड़ी और स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती जी को, पूर्व गृह मंत्री, भारत सरकार को न्याय दिलाया और उन्हें जीत दिलाई। ये ऐसी भावना। दर्जा प्राप्त मंत्री मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा, उनको भी लोगों ने झूठा, आज SC ST एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट के मिसयूज की बात हुई। सीधे तौर पे मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट का दुरुपयोग करके कंप्यूटर बाबा पर केस लगाए गए। हमने वो केस लड़े, बेल कराई इंदौर से, इंदौर रहा में जाके और बेल कराई और उन्हें जिताया। कई बार ऐसे मामले होते हैं जो मीडिया ट्रायल की वजह से, राजनीतिक साजिश की वजह से झूठे फंसाए जाते। आनंद मोहन सिंह बाहुबली सांसद, बाहुबली का मतलब कोई वो लाठी लेके नहीं चलते थे, लठैत नहीं थे, जनता की लोकप्रियता थी। वर्तमान में उनकी पत्नी, धर्मपत्नी आदरणीय हमारी बहन लवली आनंद जी सांसद है, बेटा चेतनानंद विधायक है। समझिए आप किस तरह से उन पर डीएम हत्याकांड का आरोप लगा दिया गया। वो एक नॉर्मल, हर समय उपलब्ध रहने वाले, हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की आवाज सुनने वाले, बेसहारों के सहारा की तरह काम करने वाले आनंद मोहन सिंह लगातार इस पर अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने बिहार के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन पर झूठा केस लगा दिया गया। वो झूठा केस मैंने लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में अभी लड़ रहा हूं। वो बाहर है, जेल से बाहर हुए। पहले लोग नारा देते थे, जेल का ताला टूटेगा, आनंद मोहन छूटेगा।
लोगों ने आंदोलन किया उसके लिए कि जेल का ताला टूटेगा और आनंद मोहन छूटेगा। हाँ जी। जेल का ताला टूटा, आनंद मोहन छूटे और आज वो समाज के बीच है, राष्ट्र के बीच है। पत्रकारों पर भी सवाल हुए। हाँ। मनीष कश्यप, हाँ। यूट्यूबर के नाम आए लोगों ने। हाँ। लोगों ने कहा यूट्यूबर क्या होते हैं? मैंने कहा नहीं, अगर महात्मा गांधी को, जब बायोस्कोप फिल्म चलती थी, बायोस्कोप पे छोटी छोटी, अगर महात्मा गांधी के जीवन को राजा हरिश्चंद्र के बायोस्कोप की फिल्म बदल सकती है जीवन में, तो एक यूट्यूबर भी जिसका एक फॉलोअर हो, बिल्कुल, वो भी लोगों को दिशा दे सकता है, समाज को जोड़ सकता है, बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। और उन्होंने किया जी। और मनीष कश्यप को रासुका लग गई थी, एनएसए लग गई थी। लोग कहते थे 3-4 साल तक कोई सुनवाई नहीं होगी, लेकिन मैंने वो लड़ाई लड़ी और जीती और मनीष के जेल का ताला टूटा और मनीष कश्यप छूटा। बाद में चुनाव भी लड़ा और सब कुछ हुआ। वो एक अलग बात हो सकती है, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैंने वकालत के केस में अगर सोचा, चाहा करके कि ये छूटेगा तो वो छूटा, छूटना चाहिए तो वो छूटना चाहिए, वो जेल जाना चाहिए तो जेल जाएगा और जाना चाहिए। जी सर, बहुत अच्छे से आपने इन चीजों को लेके समझाया। सर यहाँ ये बताइए, कहीं ना कहीं पब्लिक का ये मानना है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो वहां उनको जस्टिस मिलेगा, वो इस फेथ के साथ, उस चीज के साथ जा रहे हैं, तो कहीं पावर इन्फ्लुएंस या फेवरेटिज्म कहीं केस को वो करता है? हाँ, करता है, बिल्कुल करता है। हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बार कहा था जी कि कानून एक मकड़ी के जाले की तरह हाँ है। जी सर। मकड़ी के जाला लगा होता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मकोड़े, छोटे छोटे सब फंस जाते हैं, लटके रहते हैं, लटकते देखें, सूखते हैं, छपकली लटक रही है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन एक व्यक्ति धनबल वाला, जनबल वाला, बाहुबल वाला आता है और इस मकड़ चाल के फाड़ के अंदर चला जाता है और कहता है मैंने कानून पा लिया, आई गॉट जस्टिस। कई बार ऐसा होता है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश के दिल्ली में सरकारी आवास, ऐसी बातें आई, कमरा पूरा नोटों से भरा था, कुछ चले नोट, कुछ चले नोट, उनके थे या नहीं थे बात जांच कोई नहीं जानता, किसके थे या कहां से आए कुछ पता नहीं, लेकिन वो करेंसी थी, देश की थी, भारत की थी, वो नोट थे। और माननीय न्यायाधीश के यहाँ अगर इतनी बड़ी मात्रा में रकम मिलती थी तो कहीं ना कहीं न्याय का रास्ता, न्याय की तराजू, न्याय की तुला, एक आम व्यक्ति, एक शोषित पीड़ित व्यक्ति जो कहता है मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, उसका भरोसा, उसका विश्वास टूटता है, मजबूत होता नहीं है। हमें न्याय को मजबूत करना है, इसलिए हमें साफ दिखना भी चाहिए, स्वच्छ रहना भी चाहिए, साफ होना भी चाहिए। अगर आप गंगा जल की बोतल में ड्राई जिन लेके जा रहे हैं तो आप समाज के साथ धोखा, विश्वासघात कर रहे हैं। गंगा जल में गंगा जल रहने दो, संगम का जल रहने दो, पवित्र जल रहने दो। लोगों को पवित्र रहना भी चाहिए, पवित्र दिखना भी चाहिए। अगर प्रभु श्री राम ने माता सीता को छोड़ा था तो केवल इसलिए छोड़ा था क्योंकि अयोध्या में लोग बात कर रहे थे कि कोई कैसे अपनी पत्नी को रख लेगा जिसकी पत्नी लंका नरेश रावण के यहां रही हो, कैसे उसने रख लिया। राम जानते थे कि सीता माता चरित्रवान है, राम जानते थे कि रावण कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना सहमति अनुमति के कुछ नहीं ऐसा करने वाला है। राम जानते थे रावण की पत्नी मंदोदरी की कड़कपन और दृढ़ता को, राम जानते थे अपनी सीता माता की पवित्रता को, लक्ष्मण जी जानते थे अपनी भाभी की पवित्रता को, लेकिन समाज को जवाब देने के लिए, देश को जवाब देने के लिए, राष्ट्र को जवाब देने के लिए कि राम पवित्र था, राम पवित्र है और सीता अगर पवित्र होगी तो वो भी सिद्ध होगी, और जंगल में छोड़ दिया 2 जुड़वा बच्चों की गर्भवती सीता माता को
तपस्या करनी पड़ी, जी। परीक्षा देनी पड़ी और उस परीक्षा में सीता माता पास हुई। तो इसलिए कई बार दिखने के लिए भी, दिखाने के लिए भी सही होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। और इसीलिए कहा गया धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। ये भाव, ये भावना जीवन में रहनी चाहिए। जी सर। एंड सर, इसी नोट पे मैं कहना चाहूंगी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कोई एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, आपके व्यूअर्स को, आपके दर्शकों को, आपके पूरे टीम को, आपके पूरे चैनल को, आपके पूरे स्टाफ को, सबको बहुत बहुत बधाई है। आजकल सोशल मीडिया बन रहा है, परिवार टूट रहे हैं, फैमिली कोर्ट बढ़ती जा रही हैं। माता पिता के सपने बच्चों को देखने चाहिए, माता पिता की नजरों से बच्चों को अपना जीवन देखना चाहिए। आज बच्चे कहने लगे हैं, तुम मम्मी तुम्हें नहीं ये बात पता है, पापा तुम्हें नहीं बात पता है, मुझे पता है। वो बात अलग है, उनके पास गूगल है, वो बात अलग है, उनका ज्ञान बढ़ सकता है, कि उनकी योग्यता ज्यादा बड़ी हो सकती है। लेकिन हमें समाज, हमें राष्ट्र, हमें देश के लिए माता पिता के सम्मान को रखना है। वो माता पिता जिंदा लाश बन जाता है जब उसके बच्चे उसके जीवन में, उसके सामने ही उसके सपनों को तोड़ देते हैं। वो माता पिता बिल्कुल जीवन में अधूरा रह जाता है जब उसके बच्चे, उसके बेटे बेटियां उसके सपनों को तोड़ के रख देते हैं। वो बाप अगर आईसीयू में भर्ती है, अगर उसके बच्चे अच्छे हैं तो वो खड़ा होके पहलवान बन जाता है। वो बाप जो पहलवान है, अगर उसके बच्चे अच्छे नहीं निकलते हैं, उसकी पत्नी अच्छी नहीं निकलती है, उसके परिवार में संस्कार नहीं निकलते हैं, तो जो बाप पहलवान है वो जिंदा लाश बन जाता है। और जो बाप आईसीयू में भर्ती है, अगर उसे विश्वास है मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरा परिवार अच्छा है, तो वो आईसीयू में भर्ती बाप भी खड़ा होके रेस लगाने लगता है, मैराथन दौड़ने लगता है, उसे गर्व होता है। यही सच्चाई है। लेकिन आज समाज टूट रहा है। परिवार सोचते हैं कि इस तरह से अपने जीवन को चलाओ। मोबाइल फोन का दुरुपयोग बढ़ रहा है, उसका सदुपयोग किया जाए, उसका अच्छा उपयोग किया जाए तो जीवन अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा कि उसका दुरुपयोग होता है। मुझे ये केस में देखने को मिला, मैंने हरियाणा के पीटीआई टीचर्स का केस लड़ा। पीटीआई टीचर्स का केस, 4000 पीटीआई टीचर्स को तत्कालीन जो सरकार आई उन्होंने पद से हटा दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट से वो हार के आए हमारे पास। जब हमने उनकी याचिका माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी क्या लगाई, सुप्रीम कोर्ट में लगाई, तो हमने यही कहा ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने इस देश को, हरियाणा को मेडल दिलाने में, भारत को मेडल दिलाने में, भारत को सम्मान दिलाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए उन्हें नौकरी रखी जाए। अब ये 15-20 साल नौकरी करने के बाद ये कहां जाएंगे? तो उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय माना और उनको नौकरी मिली और वो नौकरी कर रहे हैं। तो ये गरिमा और विश्वास का जीवन होता है, चाहे एडवोकेट और क्लाइंट का, चाहे परिवार का, चाहे माता पिता का, चाहे पति पत्नी का। आज देख रहे हैं आप पति पत्नी के मामलों में कितना हंगामा हो रहा है, कितने। अभी मैं आया डिब्रूगढ़ से, आसाम से, एक बहुत बड़ी विडंबना का केस था। मेजर आशीर्वाद जो कि पायलट को ट्रेनिंग देता था, पहले अटेम्प्ट में एनडीए में सेलेक्ट हुआ, देहरादून में पढ़ रहा था। अपने माता पिता का इकलौता बेटा, गुड़गांव का रहने वाला, गुड़गांव में रह के पढ़ा सब कुछ हुआ। उसकी मां ने एनसीईआरटी में अधिकारी थी, बच्चे को पढ़ाने के लिए नौकरी छोड़ दी, बच्चे को पढ़ाया, त्याग किया, शादी की। और शादी के बाद जब वो डिब्रूगढ़ ट्रांसफर होके गया, वहां उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसे मरना पड़ा और मौत हुई, उसकी मृत्यु हुई। उसका केस मैं लड़ रहा हूं। उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप है, उसकी पत्नी पर टॉर्चर कर कर मारने का आरोप है, और उसकी पत्नी का केस चल रहा है डिब्रूगढ़ में। सोचिए आप किस पर आप विश्वास करेंगे? इंदौर से कोई युवक चले हनीमून मनाने के लिए और उसको शिलांग में मार दिया जाए। लंदन से कोई पति
बुलाया जाए मेरठ में बर्थडे मनाने के लिए और उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट कर नीले ड्रम में बंद करके सीमेंट रोड़ी और बदरपुर डाल के बंद कर दिया जाए। सोचिए आप, मार दिया जाए खुद और तकिया दबा के मार के कहा जाए इसे तो सांप ने काटा है, और जब डॉक्टर कहे इसे सांप ने नहीं, इसे आपके घर की नागिन ने काटा है। नारायण दत्त तिवारी के बेटे चंद्रशेखर तिवारी, शेखर तिवारी ने बड़ी लड़ाई लड़के अपने पिता का पितृत्व पाया, ये मेरे पिता है, उस लड़ाई को जीता, लेकिन वो अपनी पत्नी के आगे हार गया और उसकी पत्नी पर उसके अपने पति की, शेखर तिवारी की हत्या का आरोप है। शेखर तिवारी की मां नारायण दत्त तिवारी, जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे, राजीव गांधी और इंदिरा जी की सरकार में प्रमुख मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे की मौत हुई, केस चल रहा है। किस पर आप भरोसा करेंगे? बिल्कुल भरोसे क्या, विश्वास का, रिश्ते विश्वास के होते हैं, सम्मान के होते हैं, आदर के होते हैं, और उनका हनन हो, उनका नुकसान हो तो किसी तरह भी समाज, राष्ट्र, देश नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को शिक्षा देना, देश के सबको, बेटे बेटियों को शिक्षित करना है, योग्य बनाना है, और परिवार के प्रति भी समर्पण बनाना है, परिवार के प्रति भी समय दें और परिवार को भी संभाल के चलें। ये भी आवश्यक है कि हम उनके साथ चलें, उनके साथ भविष्य देखें और उनके साथ जिएं, ये आवश्यक। तो जैसे अभी हमें पता ही है कि आजकल लोग मोबाइल का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये जो ये कोरियन गेम्स के चक्कर में जो बिल्कुल रिसेंट केस है, उसमें आपका क्या कहना है? अभी 3 बेटियों की, हाँ, उन्होंने अपनी सुसाइड करी, 3 बच्चों ने, बहुत छोटी उम्र के बच्चे। अब छोटी उम्र में कोरियन की वजह से हुआ, मोबाइल की वजह से हुआ, गेम की वजह से हुआ, या कोई और कारण है, या फरवरी महीने की वजह से हुआ, या अफेयर था, या क्या था, बहुत सवाल उठेंगे क्योंकि बेटियां नहीं रही। लेकिन ये सत्य है कि हमने अपनी 3 बेटियों को खोया है। बिल्कुल। उस पिता, अब सवाल उठ रहे हैं, उनकी 2 पत्नियां थी, 3 पत्नियां थी, कितने हैं, क्या है, नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि बेटियां वापस नहीं आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुख की बात है। वो बेटियां चली गईं, उस बाप का, जिनके देखकर बड़ा हो रहा था, बाप के हौसले बढ़ रहे थे, वो बेटियां नहीं रही। तो इतना दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इतना एडिक्शन नहीं होना चाहिए, इतना ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से इतना सब कुछ ऐसा भी हो जाए। सर, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी डायरेक्ट। इसमें पुलिस एफआईआर लिखने से अगर मना कर दे तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए? तुरंत हायर ऑफिसर्स को, पुलिस को कॉल करें, कंट्रोल रूम को कॉल करें, और उसके बाद जो हायर अथॉरिटीज होते हैं उनके पास जाएं और उनके पास अपनी कंप्लेंट दें, शिकायत दें, मिलें, सब जगह उपलब्ध हैं, सहज हैं। CW ग्रीवेंसेस हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस सेल बनी हुई हैं, उनके पास जाएं, DCP मिलते हैं, ACP मिलते हैं, कार्रवाई करें। सेक्शन 41 क्या है, एक लाइन में अगर आप बताएं तो? नोटिस है सामान लेने के लिए, इन्वेस्टिगेशन में भाग लेने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, इस तरह के प्रोसेस करने के लिए होता है, और उसमें उसको भाग लेना चाहिए यदि वो इनोसेंट है, सही अपनी बात कहनी चाहिए। ग्रेट, थैंक यू सर। आंसर 3 कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स जो हर सिटीजन को पता होने चाहिए, लीगल राइट्स अपने लिए। मानवाधिकार जी, पुलिस के क्या अधिकार हैं जी, कर्तव्य क्या है जी, महिलाओं के क्या अधिकार हैं, किस तरह से हम अपने धन की, संपत्ति की, अपने परिवार की सेल्फ डिफेंस के द्वारा सुरक्षा कर सकते हैं, ये आवश्यक है। लोगों को पता ही नहीं होता है सेल्फ डिफेंस मजबूत चीज है, उस पर भी सुरक्षा होनी चाहिए, और अपने परिवार की सुरक्षा से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, और उसको निभाना चाहिए। जब कई बार आतताई इस तरह के लोग आ जाते हैं तो उस तरह सेल्फ डिफेंस की प्रयास। लास्टली, सीमा हैदर के केस के लिए आप कुछ इस पे लेटेस्ट अपडेट शेयर? हाँ, सीमा सचिन मीना है, वो सीमा सचिन मीना है, बहुत ही जी पॉपुलर रहा, 3 साल से अधिक उन्हें हो गए हैं भारत में रहते हुए। एक बच्चा भारत में जन्म ले चुका है जिसका नाम भारती मीना है, अब और दूसरा बच्चा होने वाला है। 4-5 दिन में आपको खुशखबरी मिलेगी कि सीमा के फिर और खुशी बजेंगी, धूम मचेगी, पार्टी होगी, दावत होगी। भारत में रह रही है। मेरा साफ कहना है, अगर सीमा प्यार में आई है, अगर वो लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरियाद बनी है, अगर वो ये गाना सुन के आई है कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, तू बैठा चौबारे पर और मैं तेरे कदमों के नीचे आ गई, वो प्यार में आई है तो उसे रहने दो, जीने दो, जी और जीने दो के सिद्धांत को मानने दो। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की धरती है,
उसको लहलाने दो, खिलने दो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। हम केवल लिखते नहीं हैं। भारत की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ये दिखाती है कि पाकिस्तान में बेटी 3 पैदा हुई और एक बेटा, और पाकिस्तान में पैदा की हुई बेटी भी भारत अगर आती है तो उसको सम्मान भी है, उसकी सुरक्षा भी है, उसको संरक्षण भी है। और बेशक भारत, पाकिस्तान जब पहलगाम घटना करता है तो हम 23 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर करके उसका जवाब भी देना जानते हैं। और हमारी सोफिया कुरैशी, एक बहन अपने दूसरी बहनों के सुहाग की रक्षा करना जानती है, उसके सम्मान की रक्षा करना जानती है, उनके जीवन को बचाना जानती है, और 100 आतंकवादियों और 10 आतंकवादी ठिकानों को जड़ से समूल नष्ट करने की हिम्मत भी रखती है। और उसके बाद पाकिस्तान सरकार अपनी कायराना हरकत दिखाते हुए, पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत के द्वारा, अपनी वर्दी वाले सैनिकों के द्वारा आतंकवादियों का अंतिम संस्कार होते भी पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे आतंकवाद को पाकिस्तान पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। लेकिन भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता के साथ पूरी दुनिया को संदेश जाना जानता है कि अगर कोई हमारी बॉर्डर्स में आकर हमारी बहनों के सिंदूर को कोई छीनेगा तो हम उसका करारा जवाब देने के लिए जानते हैं। उन महिलाओं का क्या कसूर था जिनके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, जिन्होंने अपने आप मेथों की बिंदिया और सिंदूर को शीशे में, जो दहेज में शीशा दिया गया था, उस पे खड़े होकर देख नहीं पाई, लेकिन उन्हें अपनी चूड़ियां तोड़नी पड़ी। माथे की बिंदिया, माथे के सिंदूर, पैर की बिछुआ, गले का मंगलसूत्र उतार कर अपने पति की चिता पर फेंक देना पड़ा। और उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमारी सरकार ने, हमारी थल सेना ने, हमारी जल सेना ने, हमारी वायु सेना ने समय पर करके तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसके साथ ही एंड करते हुए पॉडकास्ट का, और आप आए, आपने अपना टाइम निकाला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एंड मैं व्यूअर्स को भी बोलूंगी, प्लीज इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, एंड बने रहिए हमारे पॉडकास्ट में। हम फिर मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ, उनके नए विचारों के साथ। Till then, stay healthy and keep shining.